फ्लाइंग बस। उस गांव का नाम था नाना नगर। उस गांव के चारों ओर समंदर था। उस गांव को बाकी दुनिया से एक पुराना पुल जोड़कर रखता था। नाना नगर में परंधाम नाम का एक व्यक्ति बस चलाकर गुजारा करता था। वो हर रोज उस गांव के लोगों को बस में बिठाकर उस पुल के रास्ते से शहर तक उनको ले जाता था और वापस आता था। एक बार एक कलेक्टर उस गांव में नया ट्रांसफर होकर आया। गांव वालों ने जाकर उस कलेक्टर को प्रणाम किया और फूलों के हार से स्वागत किया। कलेक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार अफसर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने से हमारे गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरूर, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसे दूर करूंगा। बताइए, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? सर, आप तो जानते ही हैं कि हमारा गांव चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। हमें बाहर जाना हो तो हमें उस पुराने पुल को पार करके ही जाना होता है और कोई रास्ता नहीं है। उस पुल को बनाए हुए भी बहुत साल बीत चुके हैं। पता नहीं कब वो पुल टूट जाए। परंधाम: जी हाँ सर, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। जब भी मैं उस पुल को पार करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हम कई कलेक्टरों और नेताओं से मिले हैं सर। सब पुल बनाने की बात तो करते हैं पर अब तक किया किसी ने नहीं। अब मेहरबानी करके आप एक नया पुल बनवा दीजिए सर। एंड डोंट वरी, नया पुल बनाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मैं जरूर इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और मैं उनको पत्र लिखता हूं, पर मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। देखते हैं कि आप लोगों की किस्मत कैसी है। तब लोगों ने उसे प्रणाम किया। एक बार उस इलाके में एक भयानक तूफान आया। पेड़, खंबे सब उखड़कर दूर जा गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि ये बहुत भयानक तूफान है। उनका कहना है कि और 4 दिन तक इस तूफान की तीव्रता बनी रहने की संभावना है। सरकार ने चेतावनी दी है कि समुद्र तट पर रहने वाले चौकस रहे। बाद में तूफान की तेजी बढ़ी तो पुल टूट गया। हे भगवान, अरे पुल टूट गया, अब क्या करें समझ में नहीं आता। अरे चिंता ना करो, पुल टूट गया तो क्या हुआ। तूफान कम होने पर नाव में हम उस पार जा सकते हैं ना। हमें तो आदत है। आपका कहना ठीक है, पर ये तूफान जल्दी थमने वाला नहीं है। ऐसा ही रहा तो सारा गांव समंदर में डूब जाएगा। हाँ, यूं हुआ तो हम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। चिंता ना करो, हमें ही कुछ ना कुछ करके इस विपदा से बचकर बाहर निकलना होगा। आप सब मेरे साथ आइए। यूं सबको बस में बिठाकर गांव के बाहर पड़ा एक पुराने हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने उन्हें क्या करना है विस्तार से समझाया। सबकी मदद से हेलीकॉप्टर के पंख और उसके पूंछ को बस में फिट किया तो वो फ्लाइंग बस में बदल गया। परंधाम ने जैसे ही बस को स्टार्ट किया तो पंखे घूमने लगे। पहले बच्चे, बूढ़े और औरतों को मैं पड़ोसी गांव में छोड़कर आता हूं, बाद में बाकी सबको मैं ले जाऊंगा। यूं उन सबको लेकर बस हवा में उड़ी। वो बस उड़कर पड़ोसी गांव में उतरी। इस तरह परंधाम ने गांव वालों को सही सलामत पड़ोसी गांव में उतारा। बाद में गांव वालों ने परंधाम को धन्यवाद किया। ढोंगी बाबा बैगनपुर नाम के गांव में हिमांशु नाम का व्यक्ति रहा करता था। हाँ, केले भाई केले कहकर केला बेचा करता था। हिमांशु सुबह शाम दोनों पहर मंदिर के पास केले बेचता था। एक दिन शाम को केले पूरे बेचने के बाद हिमांशु मन ही मन, कितने बार ये केले बेचूं, फिर भी कुछ फायदा नहीं है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद बचत कुछ भी नहीं हो रही है। अभी क्या करना है कहकर सोचते वक्त एक आदमी आके, भैया 1 डजन केले देना कहकर केले खरीदकर भगवान के पास रखकर फिर उन केलों को मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को बांट दिया। वो देखकर हिमांशु, मैं दिन रात इतनी मेहनत करके केले बेचता हूँ और इन भिखारियों को
तो केले मुफ्त में मिल रहे हैं। सोचते ही उसको एक उपाय सूझा। अगले दिन हिमांशु बाबा के भेष डालकर पड़ोस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको देखकर एक आदमी, स्वामी कौन है आप? मेरा नाम बनाना बाबा है, हिमालय से आ रहा हूँ। क्या है तुम्हारी समस्या बेटा? बनाना बाबा, मेरा नाम देवा है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी व्यापार करना चाहता हूँ। हरिओम तत्सत। पड़ोस गांव के मंदिर के पास केले का व्यापार शुरू कर बेटा, तुझे बहुत मुनाफा होगा। बाबा, मेरे पास उतना पैसे ही नहीं है। डोंट वरी भक्त, केले अपने आप आ जाएंगे। तू उन्हें बेच, उनमें से 25% तू ले, बाकी के 75% भगवान के कार्य में लगा। ठीक है, कहकर पड़ोस के मंदिर के पास जाते ही हिमांशु फिर से अपना भेष बदलकर देवा के पास आकर, साहब मैं बनाना बाबा का भक्त हूँ, हर दिन मैं आपको केले दूंगा, वो आप बेचिए। बहुत धन्यवाद है साहब। सब वो बनाना बाबा का आशीर्वाद है। कुछ दिनों के बाद बनाना बाबा मशहूर होने लगा, तो भक्त आके बनाना बाबा को केले सभी भेंट में चढ़ाने लगे। हिमांशु उन केलों को देवा के पास ले जाकर देने लगा। एक बार एक आदमी आकर, स्वामी आपको बनाना बाबा का नाम कैसे पड़ा? क्यों आपको बनाना बोले तो इतनी पसंद है? एप्पल, ग्रेप्स सभी नीचे जमीन पे उगते हैं, पर बनाना मगर ऊपर उगता है, तभी तो मुझे बनाना बोले तो बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बनाना बाबा का नाम आया। वैसे तूने कितने केले लाए? एक केला लेकर आके? क्या एक केला लेकर आके मेरा जन्म रहस्य सब जान लेगा? कहकर वो रिजर्वेशन सिस्टम रखने लगा। डजन केले के लिए एक कतार, 2 डजन केले के लिए और एक कतार, और एक केले के गुत्थे के लिए और एक कतार वैसे रखा। डजन केले लाने वाले को नॉर्मल दर्शन, 2 डजन लाने वाले को तत्काल दर्शन, केले के गुत्थे को लाने वाले को इंस्टेंट दर्शन वैसा रखा। वैसे बहुत सारे भक्त उसके दर्शन के लिए आने लगे। केले की संख्या भी बढ़ने लगी। उस दिन शाम हिमांशु हमेशा की जैसा भेष बदलकर देवा के पास आकर केले दिया। देवा पिछले दिन बेचे हुए केलों के पैसा हिमांशु को दिया। हिमांशु पैसे लेकर, बनाना बाबा की कृपा से बनाना का रेट बढ़ गया है, तुम भी रेट बढ़ाओ। साहब, इस बीच आपके केले फ्रेश नहीं रहते, कुछ केलों पे अगरबत्ती भी लगी होती है और कुछ केले छिलका निकलकर आधे भी आ रहे हैं। बताइए तो आखिर ये केले आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? वो क्या है, हमारे बगीचे के हैं, बनाना बाबा को पूजा करते वक्त अगरबत्ती तो जलाते हैं ना, वैसे कुछ आए होंगे, कहकर बात को कवर करके चला गया। देवा को शक आकर हिमांशु का पीछा करने लगा। हिमांशु ही बनाना बाबा जानकर हैरान हुआ। देवा हिमांशु को कैसे भी सबक सिखाने के लिए ठान लिया। अगले दिन हिमांशु आते ही, साहब मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते तक नहीं आ सकता हूँ, इस दुकान को क्या आप 1 हफ्ते के लिए देखभाल करेंगे? ठीक है, बोला। अगले दिन देवा बनाना बाबा के आश्रम में भेष बदल कर गया और वहाँ के भक्तों से, साहब हम खाए हर एक दाने पे हमारा ही नाम लिखा होता है, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं, इसलिए हमारे दिए हर केले पे हमारा नाम रहना जरूरी है ना, कहकर एक पेन निकालकर केले पे अपना नाम लिखा। वहाँ पे आए सभी भक्तों को भी उसकी बात सही लगने के बाद उनके केलों पे भी वो अपना नाम लिख के बनाना बाबा को समर्पित किए। उस दिन शाम को हिमांशु हमेशा के जैसा मंदिर के पास केले बेचते वक्त एक आदमी आके, अरे ये केला तो मैंने बनाना बाबा को भेंट चढ़ाई थी। और कुछ लोग आके, हाँ ये हमने बनाना बाबा को भेंट चढ़ाए, ये कोई ढोंगी लग रहा है, कहकर सब उसे खूब मारे। जनरेटर, उसका नाम रघुनाथ, उसके पास एक ट्रैक्टर जनरेटर हुआ करता था। उस गांव में किसी का भी शादी हो, रघुनाथ के ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते थे। एक बार एक शादी में वो लाइटिंग कनेक्शन सभी ठीक है ना, कहकर दूर खड़ा एक इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहा था। हाँ भैया सब ठीक है, बस आप कनेक्शन दे दीजिए। तो रघुनाथ उन वायर्स को जनरेटर में अटैच करके जनरेटर को ऑन किया तो पूरा मंडप लाइट्स के साथ जगमगाने लगा। सबको रघुनाथ एक अच्छा आदमी लग रहा था,
पर वो एक बहुत बड़ा चोर था। एक बार रघुनाथ शादी के मंडप में लाइट्स फिट करते वक्त दुल्हन का कमरा ढूंढना है, सोना पूरा उसी कमरे में तो छुपाए होंगे सोचकर कमरा ढूंढने लगा। दुल्हन का कमरा दिखते ही खिड़की के पास लाइटिंग करते हुए सोना कहाँ पे छुपाए गौर करने लगा। छुपाया हुआ जगह पता लगाने के बाद वो दुल्हन के पिता के पास जाकर साहब मंडप का पूरा लाइटिंग सेट कर दिया। शादी के दिन मंडप की लाइटिंग लाजवाब लगेगी, मेरे जनरेटर को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ कहकर ट्रैक्टर से जनरेटर का लिंक को निकालकर ट्रैक्टर के ऊपर चला गया। उस रात सब लोग सोते समय रघुनाथ चुपचाप दुल्हन के कमरे में आकर वहां के सारे जेवरात को एक बैग में डाला और उस बैग को जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ जब मंडप के पास आया तो वहां पे सभी उदास होते दिखे। तो रघुनाथ, क्या हुआ क्यों सब लोग ऐसे हो? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। कोई आके मेरी बेटी की और उसकी सहेली के सारे जेवरात चोरी कर लिए कह के उदास हो रहा था। क्या है साहब, इतना शांत बैठे हैं, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दिए? नहीं, ये विषय चारों ओर फैलेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मेरे परिवार की इज्जत जाएगी। आप दिल छोटा मत कीजिए, सबके लिए वो ऊपर वाला है। मैं जनरेटर को डीजल मार के आता हूँ कहकर ट्रैक्टर को जनरेटर से लिंक किया और वो चला गया। वैसे रघुनाथ शादी ब्याह में जनरेटर सप्लाई करने के नाम पे चोरियां करता था। अगले दिन रघुनाथ के घर पे पुलिस एसआई आया। रघुनाथ बोले, तो तू ही है ना? तो रघुनाथ मन में, बाप रे, मैंने चोरी किया है कह के इंक्वायरी के लिए यहाँ तो नहीं आया है। सोच के, हाँ सर, मैं ही रघुनाथ हूँ। घबराते हुए कहा, तुम्हारे पास थोड़ा काम है, चलो पुलिस स्टेशन। वैसे एसआई रघुनाथ को पुलिस स्टेशन लेके आया। वहां पे कमिश्नर, क्यों भाई, तेरे बारे में सर्वे मैंने ठीक से किया है, इस पूरे गांव में तू ही एक जनरेटर सप्लाई करता है ना? हाँ क्या, इसलिए मुझे बुलाया है? हाँ सर, हमारे गांव में मैं ही नंबर 1 हूँ। अचानक कमिश्नर के पास एक कुत्ता पाउ, पाउ, कहते हुए आया। टाइगर, काम डाउन कहकर टाइगर के ऊपर चिल्लाने लगा। कुत्ता रघुनाथ के चारों ओर फेरे लगा के कमिश्नर के पास आकर बैठ गया। ये मेरा पालतू कुत्ता है। हाँ, ये सब ठीक है, कल मेरे बेटे का बर्थडे फंक्शन है, लाइटिंग कनेक्शन सही है, जनरेटर भी चाहिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति सभी आ रहे, ठीक से कर सकते हो ना? करूंगा साहब, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे, मतलब मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना साहब कहकर चला गया। अगले दिन बर्थडे फंक्शन में रघुनाथ लाइटिंग कर रहा था। वो जाके जब खिड़की झांक कर देखा तो एक सेठ एक उद्योगपति से, अरे सेठ जी, इसमें 25 लाख रुपए हैं, ले लो। ये बात रघुनाथ सर से मत कहना, वैसे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं कहकर एक सूटकेस दिया। ये लो, तुम्हारे रकम के मुताबिक ये हीरे कहकर सेठ को सूटकेस दिया। वैसे वो दोनों सूटकेस की अदला बदली की। रघुनाथ वो सब देखकर, अरे वाह, एक तीर में 2 निशान कहकर हमेशा की तरह रघुनाथ उस रात वहाँ पे आके वो 2 सूटकेस चुरा के अपने जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ वहाँ पे आते ही, कम ऑन सर, किसी को छोड़ो मत, वो चोर मुझे मिलेगा, मेरे हाथ से ही मरेगा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पे रहे एसआई कांस्टेबल सभी हस्त व्यस्त होके ढूंढने लगे। कमिश्नर का कुत्ता पाउ पाउ कहकर जनरेटर के पास आकर भौंकने लगा। वो कुत्ता वैसे भौंकते हुए देखकर कमिश्नर, एसआई साहब, सर्च इन द जनरेटर कहकर ऑर्डर दिया। रघुनाथ वहाँ पे आकर, सर वो मेरा जनरेटर है सर, यही मेरा जीवन आधार है, उसके साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हैं साहब, मत कीजिए ना कहकर कमिश्नर के हाथ पैर जोड़ने लगा। अरे रुकना रे भाई, मैं तेरे जनरेटर को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सर्चिंग कर रहा हूँ कहकर, एसआई साहब अंदर पूरा सर्च कीजिए। तो एसआई वैसे जनरेटर के अंदर सर्च करते समय उसमें सोना, जेवरात, हीरे, पैसे सब मिले। तब कमिश्नर को सारी बात मालूम पड़ी। अरेस्ट हिम कहकर रघुनाथ को जेल में डाले।